हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को समझने के पहले हम लोग जो है दो पॉइंट को जो है समझना होगा हमें। पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस दोनों को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों हम लोग समझ जाएंगे तो गॉस थ्योरम समझना हमारे लिए आसान होगा। तो देखते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या है। हम एरिया के साथ यहाँ पर क्या लिख दिए, वेक्टर लिख दिए। लेकिन 11th में हमने आपको क्या बताया था, एरिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर वेक्टर क्यों लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एरिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो अलग अलग सिचुएशन में अलग क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा। कभी वो स्केलर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा, कभी वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा। ये डिपेंड करेगा कैसा सिचुएशन हम लोग जो है लिए है, सिचुएशन पे ये निर्भर करेगा। तो आपको एक सिचुएशन हम जैसा एक कंडीशन देते हैं कुछ देर के लिए, इसे समझाने के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड पे हमें टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स लगाना है तो आपका जो है ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरे एरिया में हमें टाइल्स लगाना है। अब ये कार्डबोर्ड को हम बाय द वे इसका डायरेक्शन बदल दिए, कुछ ऐसा डायरेक्शन कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आपको टाइल्स का रिक्वायरमेंट है, जितना टाइल्स का क्वांटिटी है उतना ही आपको लगेगा। इसके डायरेक्शन बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टाइल्स के क्वांटिटी पे। टाइल्स का जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही रिक्वायरमेंट इस पूरे एरिया में जो है लगेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपका एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। कोई ऐसा सिचुएशन जिसका जो इफेक्ट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसा ये सिचुएशन हम लोगों ने कैसा लिया, टाइल्स इस पूरे एरिया पे लगाना है। तो इस टाइल्स का जितना क्वांटिटी होगा वो इसके डायरेक्शन पे निर्भर नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे भी हम इसे जो है चेंज कर दे, बाकी इस डायरेक्शन में भी रखे, आप तिरछा ही आप जो है इस कार्डबोर्ड को जो है रखिए और उस पर टाइल्स लगाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। लेकिन एक और सिचुएशन लेते हैं। उस सिचुएशन में देखिए एरिया वेक्टर की तरह जो है कैसे बिहेव करेगा। कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्या, बाय द वे ये आपका जो है ये कार्डबोर्ड है और इधर से आप जो है स्टोन थ्रो कर रहे हैं, स्टोन से हीट कर रहे हैं। और इस साइड बाय द वे हम जो है कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्या, ये हम इससे जो है हमें जो है बचना है। आप उधर से हमें स्टोन से थ्रो कर रहे हैं और हमें इससे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर ये एरिया इस प्रकार हम ये एरिया इस पूरे एरिया को लेंगे तो हम जो है अपने आप को जो है अच्छे तरीका से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कुछ एरिया को अगर हम तिरछा कर दें, अब जो उधर से स्टोन कुछ थ्रो करेगा तो वो कुछ हमें जो अधिक हीट करेगा, क्योंकि हमें जो प्रोटेक्ट करने वाला एरिया जो है अब जो कुछ घट गया डायरेक्शन बदलने पे। अब बाय द वे और ये डायरेक्शन ऐसे कर दे तो अब जो है उधर से आप स्टोन थ्रो कीजिएगा तो वो और भी हमें जो है हीट कर देगा। अगर हम ऐसे रखें तो ये स्टोन जो हमें जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो बहुत ही अधिक स्टोन हमें जो हीट कर सकता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने पे, एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पे इफेक्ट पे जो है असर पड़ रहा है, इफेक्ट आपका चेंज हो रहा है। हमें जो हीट कर जो रहा है आपका स्टोन जो है उसका नंबर जो है आपका क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। आपका ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वैल्यू इस डायरेक्शन में हम रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीका से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपका ये पूरा, और ये बहुत ही कम स्टोन हमें जो हीट करेगा। लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऐसे कर देते हैं तो आपका जो बहुत ही अधिक स्टोन जो हमें जो है हीट करेगा। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में आपका जो है एरिया जो है किस क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा, वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसका इफेक्ट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपका जो सिचुएशन बेस्ड है, आपका ये सिचुएशन के हिसाब से जो है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा, सिचुएशन के बेसिस पे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा। तो ये दो सिचुएशन हम आपको बताया, पहले सिचुएशन में स्केलर की तरह और दूसरे सिचुएशन में ये वेक्टर की तरह जो है बिहेव करेगा। तो जब ये वेक्टर की तरह जो है बिहेव करेगा तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सिंपल सा बात है, एरिया को जब हम लोगों ने जो है 11th में जब पढ़ा तो सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड था, सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी था आपका, ये स्केलर था तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था तो कोई दिक्कत नहीं था। बाय द वे हम जो है एस से जो है बाय द वे बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए तो डीएस से हम जो है ये रिप्रेजेंट कर दिए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जब ये वेक्टर की तरह जो है बिहेव करेगा तो उस समय इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, कौन सा डायरेक्शन लेंगे।
तो उस डायरेक्शन को जो है डिफाइंड किया गया है, वो डायरेक्शन क्या है, जैसे बाय द वे ये आपका एरिया है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पे नॉर्मल, इस पे आपको जो है परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। आपका जो है एक परपेंडिकुलर लाइन जो है आपका जो है इस एरिया से जो बाहर की तरफ जो निकला, जो आपका जो है नॉर्मल हुआ, उसी नॉर्मल को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, आपका एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट को आपको जो है याद रखना है। तो हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा है आपका, ये द डायरेक्शन ऑफ द प्लेनर एरिया, कोई भी प्लेन एरिया है उसका डायरेक्शन जो है बाय कन्वेंशन कैसे डिफाइन किया गया है, नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया। जो भी प्लेन एरिया है उस पे एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल का मतलब क्या हो रहा है आपका, ये परपेंडिकुलर, उस पे जो एक परपेंडिकुलर जो बनाएंगे वही आपका जो है एरिया के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे बाय द वे जो है ये आपका कोई एरिया है आपका ये, तो इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, इस पे एक नॉर्मल जो बाहर की तरफ जो है आपका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। प्लेनर एरिया है तो उसमें आउटवर्ड या इनवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे बाय द वे जो है ये आपका जो है प्लेन एरिया है पूरा आपका ये, तो इस पे जो है आप जो है परपेंडिकुलर जो है बाहर की तरफ बनाइए या आपका जो है इस साइड जो है ये इन साइड अंदर की तरफ बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, ये नॉर्मल होना चाहिए इस पे ये। तो ये नॉर्मल जो है एरिया का जो है डायरेक्शन होगा। ओके, इसको जनरली हम लोग जो है ये अपने डिस्कशन में एनकैप से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बाय द वे जो है कोई एलिमेंटल एरिया है आपका, बहुत ही स्मॉल एरिया है, उसे डीएस से हम लोग जो है अपने डिस्कशन में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका जो है यहाँ पर लेंगे। तो डीएस एरिया जो है डीएस एनकैप, ये आपका जो है ये इस प्रकार हम लोग जो है वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब सवाल उठ रहा है क्या, यहां पर जो है आपका एरिया जो है दो टाइप का हम लोग एरिया जो है लिख सकते हैं। एक जो है एरिया जो है आपका प्लेनर हो सकता है और दूसरा कैसा एरिया हो सकता है, आपका कर्व्ड एरिया हो सकता है। कर्व्ड कहने का मतलब है कुछ जो है आपका जो है ये इस फॉर्मेट में एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो इस केस में हम लोग जो है कैसे लेंगे, ये जो डायरेक्शन जो डिफाइन किया गया है नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो है प्लेन एरिया के लिए डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर जो है आपका जो है एरिया जो है कैसा हो जाए, कर्व्ड हो जाए, कर्व्ड एरिया हो जाए, जब कर्व्ड एरिया हो जाता है तो उस केस में उसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व्ड एरिया में बहुत ही स्मॉल आपका जो है ये पार्ट जो है हम लोग लेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट हम लोग जो है लेंगे, जो आपका जो है ये किस प्रकार बिहेव करेगा, प्लेन एरिया की तरह जो है बिहेव करेगा। और अब जो है इस प्लेन एरिया का हम लोग जो है डायरेक्शन ले लेंगे। तो कर्व्ड एरिया में किया जाता है, उसे स्मॉल बहुत ही स्मॉल पार्ट में जो है ब्रेक किया जाता है। इस प्रकार ब्रेक किया जाता है कि वो प्लेन एरिया की तरह जो है बिहेव करने लगेगा। और जब वो प्लेन एरिया की तरह जो है बिहेव करने लगा तो हमारे पास जो है प्लेन एरिया का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया, उस पर जो है नॉर्मल एक बनाएंगे, वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको बताएगा। ओके, ठीक है, ये तो कर्व्ड एरिया हो गया। लेकिन ये कर्व्ड एरिया भी कैसा था, ओपन था। ओपन था जैसे कहने का मतलब है क्या, ये आपका जो है कर्व्ड एरिया हो गया आपका, कुछ हम जो है इस प्रकार हम जो है ये कर दिए, तो ये कर्व्ड एरिया हो गया आपका, ये ओपन है आपका ये। लेकिन अगर हम बाजी का ये चारों तरफ से ये पूरा इसको जो है क्लोज कर दिए, जैसे हम बोतल ले लेते हैं आपका ये, कोई भी आपका जो है ये, या बाजी का इसको चारों तरफ से जब हम क्लोज कर दिए, तो इस केस में अब जो है एरिया का डायरेक्शन क्या लेंगे, इस पे जो नॉर्मल बनाएंगे तो एक नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड होगा और एक इसके इनवर्ड होगा। तो जब भी क्लोज्ड सरफेस एरिया है तो उस केस में एरिया का डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड कभी भी नहीं लेना है। ये आपका कन्वेंशन लिया गया है, जो डिफाइन किया गया है। कोई भी आपका जो कर्व्ड क्लोज्ड सरफेस एरिया है तो उसमें जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये बेसिक पॉइंट जो है आपको जो है ध्यान में रखना है, आपको जो है कि एरिया जो है जब वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है बिहेव करेगा तो उसका डायरेक्शन उस पे क्या होगा, उस प्लेनर एरिया पे नॉर्मल होगा, ये पॉइंट को याद रखना है। और जब आपका जो है एरिया आपका क्लोज्ड सरफेस होगा तो उस केस में उसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल होगा और वो आउटवर्ड होगा। तो एरिया में आपको एक और पॉइंट आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने डिस्कस किया इस पे, आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ द क्लोज्ड सरफेसेज अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। कोई भी कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी आपका क्लोज्ड सरफेस एरिया है उसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, बाहर की तरफ जो है आपका ये नॉर्मल होगा, उस चीज पे जो है ये कन्वेंशनली लिया गया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है आपको ये। तो डीएस
आपको जो है एरियाज को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ds इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और n कैप इसका जो है डायरेक्शन हो जाएगा। n कैप इज द नॉर्मल टू द प्लेनर एरिया। ओके, अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग समझते हैं, तो इसके लिए सपोज करते हैं क्या, कोई आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया गया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो हम लोग जान रहे हैं आपका ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है आपका ये, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे जो है ये और भी आगे तक जो है ये प्रोसीड करेगा। बाय द वे ये प्रोसीड कर इस प्रकार ये आगे की तरफ जो है कर दीजिए, ठीक है। इसके बीचों बीच हम लोग जो है क्या करते हैं, एक एरिया को जो है पुट कर देते हैं। वो एरिया कैसा होना चाहिए, नॉर्मली इसमें प्लेस कर देते हैं। जैसे एक हम जो है ये कार्डबोर्ड ले लिए, बाय द वे इस इधर से आपका ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, इस कार्डबोर्ड को हम इस प्रकार इसके अंदर तक जो है इस प्रकार हम ये पुट कर दिए। अब जो है ये जब ये पुट कर दिए तो अब जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा, इस कार्डबोर्ड से होकर जो है ये पास करेगा आपका जो है ये। तो कितना बाय द वे ये कार्डबोर्ड जो है बिल्कुल एकदम इसके साइज तक फिट हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास होगा, 1 2 3 4 5 6 आपका 6 आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस कार्डबोर्ड से पास हो रहा है। जब हम इसको नॉर्मली प्लेस किए, हमारा कंडीशन क्या है, इस कार्डबोर्ड को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रखना है कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्रकार जा रहा है और ये आपका ये कार्डबोर्ड हो गया। कार्डबोर्ड को हम नॉर्मल रख रहे हैं, इस एरिया को नॉर्मल रख रहे हैं, लेकिन एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन इस जो सरफेस एरिया है इस पे नॉर्मल होगा, ये इस प्रकार होगा, इसके नॉर्मल होगा। ये एरिया का आपका ये डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो एरिया का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल होता है। ये दोनों हमेशा पैरेलल होता है और एरिया के डायरेक्शन को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये कार्डबोर्ड है तो इसका जो है डायरेक्शन एकदम ये पार्ट जो है आपका ये एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नॉर्मल होगा एरिया पे। तो ये आपका इस प्रकार इस कार्डबोर्ड को पुट कर रहा है, ये पार्ट और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो जब एरिया के डायरेक्शन को जो है लेकर चलेंगे उसको लेकर हम लोग जब कोई भी चीज को जो है लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन आपस में पैरेलल हम लोग जो है रख रहे हैं। लेकिन अगर जो एरिया का बात जब करके हम लोग जो है कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे तो एरिया को हम लोग जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग नॉर्मली रख रहे हैं, इसमें जो है परपेंडिकुलर रख रहे हैं। तो उस केस में हम लोग देखते हैं क्या कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। ओके, अब जो है देखिए बाय द वे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किस चीज को डिस्कस करता है, बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। अगर ये अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर बहुत ही नजदीक होगा, बहुत ही अगर नजदीक होगा तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है या उसका स्ट्रेंथ अधिक है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बहुत ही नजदीक होगा, डेंस होगा आपका ये। तो अब इस केस में जब हम जो है यहां पर जब ये कार्डबोर्ड को रखें या सरफेस एरिया को रखें तो अब तो इससे अधिक नंबर ऑफ लाइंस फोर्स पास करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका जो है अप्रॉक्स में जो है यहाँ पर हम लोग जो भी कीजिए 11th इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो इस एरिया से जो है कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है तो ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अधिक डेंस होगा। जब अधिक डेंस होगा तो बहुत सारा इसके अंदर लाइन होगा तो अधिक लाइंस जो है इससे पास करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर जो है कम होगा तो आपका जो है ये लाइन जो है कुछ सेपरेटेड होगा, कुछ आपका जो है ये गैप पे होगा, तो जिसके कारण जो है इस कार्डबोर्ड से जो है बहुत ही कम या बोले कि रिलेटिवली कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास करेगा। ओके, तो नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो है नंबर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन ले लीजिए, बाय द वे ये तो हमारे पास कार्डबोर्ड था आपका, और बाय द वे जो है इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस ऊपर भी है पूरा ये बोर्ड में जो है आपका ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है।
अब जो है ये एरिया है आपका ये, तो इस एरिया से सिर्फ यहीं तक जो है आपका ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें, यहां तक जो है पूरा ये एरिया कर दें, तो उस केस में अब जो है इस एरिया से जो है अधिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। तो इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास किया वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया को बढ़ा दें, एरिया को हम बढ़ा दें, यहां तक ये कर दिया, इंक्रीज कर दें, तो उस केस में क्या होगा, अधिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एरिया से पास करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एरिया पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ये दोनों क्वांटिटी पे जो है डिपेंड करेगा। कुछ हम लोग यहां पर एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीएस और ई दोनों पे जो है आपका ये डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर है ये? और हम लोग जो है ये सिचुएशन कैसा सिचुएशन लिए, इस एरिया को कैसे पुट कर रहे हैं, नॉर्मली पुट कर रहे हैं। नॉर्मली जब पुट कर रहे हैं तब जो है ये ई और डीएस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इस एरिया को थोड़ा सा टर्न कर दीजिएगा, अगर ये इस प्रकार ये एंगल कुछ बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो कुछ लाइन क्या होगा, सारा लाइन जो है इससे पास नहीं करेगा, कुछ इसके अंदर तक है ये, कुछ जो है आपका इससे बाहर की तरफ जो है चले जाएगा आपका ये। तो हम लोग कैसा सिचुएशन लिए, नॉर्मली जब लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है ये इसके एरिया पे जो है डिपेंड करता है। इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किसी भी एरिया से पास किया, जब उस एरिया को नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? एक बार और बताते हैं हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। किसी भी एरिया को जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली रखते हैं, नॉर्मली जब रखते हैं, तो उससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो है उस नंबर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, इसी को हम लोग जो है लैंग्वेज में थोड़ा लिखते हैं, फिर और इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एरिया को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास किया, वो क्या होता है, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। उस एरिया से जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है नॉर्मली पास किया, उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जो है फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाई का सिंबल है, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। हम लोगों ने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डेल एस। ये कब हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, जब ये एरिया को हम लोग नॉर्मली रख रहे हैं। जैसे बाय द वे कोई ये आपका ये एरिया है आपका ये, ठीक है, बाय द वे ये ट्री है तो ये भी आपका एक एरिया है आपका ये। अब इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास किया, ये जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इससे पास किया है, ये नॉर्मली रहना चाहिए आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है ये। तो इस जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास किया 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। नॉर्मली जब इलेक्ट्रिक एरिया को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमेशा एरिया तो हम लोग जो है नॉर्मल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नॉर्मली तो रख नहीं सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकता है एरिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाए। जब एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है कुछ एंगल बनाएगा तो उस केस में हम लोग जो है एंगल को भी कंसीडर करेंगे, तो उस केस में आपका ये फार्मूला कुछ और हो जाएगा। तो वैसे केस को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं जब एरिया जो है नॉर्मल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मल ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है, तो हमारा जो है ये फार्मूला जो है फाई ई का फार्मूला क्या होगा। ओके, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है।
तो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। When area and electric fields are inclined to each other, जब एक दूसरे के साथ जो है कुछ एंगल बनाते हैं, तो बाय द वे मान लेते हैं ये हमारा एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कुछ इस डायरेक्शन में है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके। इस एरिया को हम कुछ इंक्लाइंड करके हम रखे हुए हैं, तो इस केस में जो है आपका जो है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे मान लीजिए एरिया इस पोजीशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन जो होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, इस प्लेन पे नॉर्मल, तो नॉर्मल आपका जो है ये, और एरिया के डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों के बीच में कुछ एंगल आपका जो है ये थीटा है, तो वैसे केस में आपका जो है डेल फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जो है किस डायरेक्शन में लेना है आपको, ये जो एरिया का जो नॉर्मल आपका एरिया का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अलोंग में लेना है। इसके पहले हम लोग जो है जस्ट देखे क्या कि एरिया आपका, जैसे ये कार्डबोर्ड जो था आपका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से पास हो रहा था, और इस एरिया को हम लोग कैसे रखे थे, नॉर्मल रखे थे। जब नॉर्मल रखे थे तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल है एरिया का डायरेक्शन, तो ये एरिया का डायरेक्शन, ये नॉर्मल जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन कैप और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इधर से ही जा रहा है आपका ये, तो ये दोनों का जो डायरेक्शन क्या है, एन कैप और ई का डायरेक्शन दोनों के बीच दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये एन कैप और ई जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो दोनों का हम लोग जो है क्या किए थे, मल्टीप्लीकेशन लिए थे, ई डेल एस लिए थे। लेकिन अगर जो है कुछ आपका ये एंगल बना रहा है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके डायरेक्शन में लेना है, नॉर्मल के डायरेक्शन में लेना है हमें, ये एन कैप के डायरेक्शन में लेना है। एन कैप के जो है डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, उसी मैग्नीट्यूड को लेकर हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके डायरेक्शन में लेना है, एन कैप के डायरेक्शन में लेना है। और एन कैप क्या है, एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन है या एरिया का डायरेक्शन है। एरिया का जो डायरेक्शन है, जो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन है, उसी के अलोंग लेना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और एरिया का वैल्यू दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता लग जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर एन कैप के साथ, तो आपका जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन, ये एन कैप इधर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ इधर वैल्यू कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। इस साइड एंगल है तो इस साइड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है दो कंपोनेंट होगा, एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट और एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल वाला पार्ट है, तो ये पार्ट हो गया ई कॉस थीटा। और ये जो एरिया है बाय द वे, ये एरिया का मैग्नीट्यूड आपका ds है, तो फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, डेल फाई। ये जो ई कॉस थीटा, इस एन कैप के अलोंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ई कॉस थीटा। और ये एन कैप जब हम लोग लेते हैं इस ये किस एरिया का जो है डायरेक्शन है, ds एरिया का डायरेक्शन है ds। इस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता लग जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E डॉट ds लिख सकते हैं। अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि डेल फाई E बराबर आपका जो है क्या हो गया, E डॉट ds। जब फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये E को फैक्टर के फॉर्म, ds को भी जो है फैक्टर के फॉर्म। ये ds क्या है, एरिया है आपका जो है, तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम जो है लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म हो गया आपका। एरिया आपका जो कुछ एंगल बनाया आपका, अब ये एंगल का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, एन कैप और ये थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है आपका ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो E ds हो जाएगा। जो हमारा पहले जो हम लोग जो है ये इसके डिफिनेशन को डिफाइन किए थे, जब एरिया को हम लोग जो है नॉर्मली लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली पुट किए थे, तो वो पार्ट आ जाता है। तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया, फाई डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस, आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा आपका, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा आपका ये। और सिंपल है, इसके डिफिनेशन में भी हम लोग क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर के बारे में बता रहा है, कितना नंबर जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किसी भी एरिया से पास किया, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो नंबर क्या होता है, नंबर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके डिफिनेशन में भी आपको पता लग रहा है और यहां से भी पता लग रहा है ई डीएस जो है किसके बराबर, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये क्या देगा आपको, ये स्केलर क्वांटिटी आपको देगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन अगर जो है मेन पर्पस है हमारा जनरलाइजेशन की तरफ जो है चलना। जनरलाइजेशन की तरफ कैसे चल सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म की तरफ जो है कंसीडर करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में आपका जो है सरफेस एरिया को हम लोग क्लोज्ड सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं। वो क्लोज्ड सरफेस एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। क्लोज्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, जैसे कोई बोतल ले लीजिए, चारों तरफ से बंद है आपका ये, तो वो क्लोज्ड सरफेस एरिया हो गया आपका ये। उस क्लोज्ड सरफेस एरिया को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उसमें हम लोग जो है कंसीडर क्या करते हैं, कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया जो है किसी फील्ड के अंदर रखा गया है। तो ये एक तरह का जनरल कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है आपका। मान लीजिए वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट होगा क्या, यूनिफॉर्म होगा। कुछ बहुत ही अधिक दूर तक अगर जो है नॉन यूनिफॉर्म में अगर यूनिफॉर्म आ गया तो उस पार्ट को यूनिफॉर्म बोलेंगे हम लोग ये। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वैसे एरिया को हम लोग एरिया को हमें हमेशा क्लोज्ड सरफेस एरिया लेना है। ओके, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला जाएगा। बाय द वे, ये आपका जो है ये आपका कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो जब ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। और ये क्लोज्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जब कर्व्ड सरफेस एरिया है तो वहां पर हमें जो डायरेक्शन सिर्फ प्लेन एरिया के लिए जो है डिफाइन किया गया है। तो इसमें बहुत ही स्मॉल पार्ट में जो है प्लेन एरिया का स्मॉल प्लेनर एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। ये प्लेन एरिया एलिमेंट लीजिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाय द वे E1 है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये क्या डेल S है आपका, जो है ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसका डेल S1 हो गया। फिर और एक जगह जो हम जो है देखते हैं उस प्लेन एरिया का मैग्नीट्यूड जो है डेल S2 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा आपका ये, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। दूसरा एक जो है आपका प्लेन एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, डेल S3 ले लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा तो उसको E3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरे क्लोज्ड सरफेस एरिया में मान लेते हैं n नंबर ऑफ प्लेन एरिया एलिमेंट है, n नंबर ऑफ प्लेन एरिया एलिमेंट है और हर प्लेन एरिया एलिमेंट को हम लोग जो है डेल S और कोई यहां पर जो सफिक्स लगा के हम जो उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जो है En से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक एरिया एलिमेंट के कारण, ये जो प्लेन एरिया एलिमेंट है इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस प्लेन एरिया के कारण E1 डॉट डेल S1, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग ये, ठीक है। तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण पता लग गया। सेम यहां पर इस प्लेन एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E2 डॉट डेल S2, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग गया। सिमिलरली सबके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकाल लेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग ये, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जो है पता लग जाएगा। किसी भी जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एरिया को रखा जाता है तो उस केस में टोटल फ्लक्स पता लग जाएगा। तो डेल फाई ई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है हम लोग ये, तो क्या हो जाएगा E1 डॉट डेल S1, इसको फिर ऐड करेंगे हम लोग जो है E2
डॉट डेल S2 ये आपका जो एरिया वाला पार्ट को प्लस E3 डॉट डेल S3। इस प्रकार हम लोग जाएंगे कहां तक, आपका जो जितना भी n नंबर ऑफ पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड किया है, n प्लेनर एरिया में डिवाइड किए हैं, तो En डॉट डेल Sn इतने सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दिस, इससे जो क्लोज सरफेस एरिया से जो पास हो रहा है वो चीज हमें पता लग जाएगा। ओके, अब यहां पर बाय द वे हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो डिवाइड किए हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट में, कितना नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए थे, n लिए थे। बाय द वे मान लेते हैं इसको और भी इसको स्मॉल पार्ट कर दिए, बहुत स्मॉल पार्ट हम इसे करते जा रहे हैं। मान लेते हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर हो जाए। इनफाइनाइट नंबर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए ये जो इतना सा पार्ट है इसका हम 1 करोड़ पार्ट कर दिए, 1 करोड़ पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। तो 1 करोड़ पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो इसके साइज के रिलेटिव में 1 करोड़ जो नंबर जो है वो नंबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इनको आपको ध्यान रखना है, इंफिनिटी का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही बिगर नंबर को हम लोग इंफिनिटी बोलेंगे। यहां पर फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब क्या हो रहा है, ये जो भी आप साइज का जो है कोई भी आप बोतल या कुछ भी लीजिए उसको 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो जब 1 करोड़ पार्ट में हम जो है डिवाइड करते हैं तो वो 1 करोड़ जो पार्ट जो है आपका जो नंबर जो है वो इंफिनिटी की तरह जो है हम लोग उसको मानते हैं आपका ये, या और भी उससे अधिक पार्ट में जो है डिवाइड कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, हर पार्ट जो है एक दूसरे की तरह जो है देखने में लगेगा। ये डेल S1 का पार्ट जो है या एरिया जो है, ये प्लेन एरिया का पार्ट जो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा ये, ठीक है। या बाय द वे मान लीजिए इसको पूरा जो है ये पाउडर के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, पूरा जो भी स्मॉल एरिया है बहुत ही एकदम जो है एटम के फॉर्मेट में कर दिए, तो हर स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है एक सब सेम हो जाएगा आपका, और 0 के तरफ जो है टेंड्स करेगा, उसका एरिया का जो है लगभग जो है ये 0 के आसपास होगा। तो उस केस में हम लोग जो है क्या लिखेंगे, या इसको हम थोड़ा सा और जो है ये समेशन के रूप में जब लिखेंगे, समेशन ऑफ EI डेल SI इस फॉर्मेट में, और I का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, देखिए I का वैल्यू 1 है 2 2 3 3 n, इसका मतलब हो रहा है I का वैल्यू 1 से n तक आपका ये जा रहा है। ये समेशन में लिखने का तरीका है आपका, ये मैथ्स में आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होइएगा, समेशन में ये सारे एडिशन को इस प्रकार शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो है जब ये पार्ट जो है n का वैल्यू जो है इंफिनिटी हो जाए, बहुत ही अधिक हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जब n का पार्ट when n टेंड्स टू इंफिनिटी, n का वैल्यू जो है इंफिनिटी की तरफ हो जाए, तो उस केस में हो जाएगा क्या, देन डेल S टेंड्स टू 0, डेल S का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा। तो वैसे सारे का एडिशन लेना पड़ेगा, वैसे सारे पार्ट का एडिशन लेना पड़ेगा। तो वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट को जो है ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा जो है मैथ्स में टर्म आता है, इंटीग्रेशन आता है। तो हम लोग सिंपल उसको ऐड नहीं कर सकते सिंपल एडिशन से, उसको ऐड करने के लिए, क्विकली ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ये इंटीग्रेशन हम लोग जो है करेंगे, और ये इंटीग्रेशन किसका है, E, और जो है आपका ये कहां से कहां हो रहा है, ये डेल S का वैल्यू तो बहुत ही 0 की तरफ जो है टेंड्स कर रहा है आपका, ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो जब बहुत ही कम होता है तो उसे D उसके साथ जो है लगाकर हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, DS आपका जो है ये हो गया, E डॉट DS हो जाएगा। इस फॉर्मेट में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसा सरफेस एरिया है, क्लोज्ड सरफेस एरिया है। क्लोज्ड सरफेस एरिया के इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसी में यहां पर स्मॉल सर्किल लगा देते हैं, तो ये क्लोज्ड सरफेस एरिया को जो है बता रहा है। अब ये सरफेस एरिया को बता रहा है या वॉल्यूम को बता रहा है या कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तो उस चीज को जो है और भी हम जो है क्लियरली पूरा आपको सारा चीज जो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो इस इंटीग्रेशन सिंबल के नीचे यहां पर S लिख देते हैं। इसका मतलब हो रहा है क्या, ये सरफेस एरिया को कंसीडर कर रहा है। और सरफेस एरिया कैसा है आपका, ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है। क्लोज्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन लेना है, कहां तक आपका ये E डॉट DS का जो है ये इंटीग्रेशन लेंगे,
तब जाके हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता लगेगा। तो ये आपका और भी जनरल फार्मूला हो गया। जब आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कोई भी आप हमेशा क्लोज सरफेस एरिया को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ये जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं। इसका नाम जो है ये याद रखिएगा, डिफिनेशन में काम आएगा, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल हो गया। तो यहां से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया, आइदर इट इज ओपन और इट इज क्लोज सरफेस एरिया, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन ओवर द सरफेस एरिया ds। E और ds के जो है डॉट प्रोडक्ट के जो है सरफेस इंटीग्रल जब हम लोग लेते हैं, तो इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डेल फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपका ये इस मैथमेटिकल फार्मूला के फॉर्मेट में अगर डिफाइन करना होगा तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन ओवर ds। इस पार्ट को हम लोग जो है लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल, और इस पार्ट को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन ओवर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन ओवर ds, इसका मतलब हो रहा है कि E और ds के जो है डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं। या आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। E डॉट ds के जो है सरफेस इंटीग्रल को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और सरफेस इंटीग्रल का ये आपका जो है नोटेशन होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूला को आपको आगे यूज होगा गॉस थ्योरम में, जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो है आपको चार्ज के बीच में जो है रिलेशन आएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो है ये डॉट प्रोडक्ट का जो है सरफेस इंटीग्रल लिया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया, फाई इक्वल टू E डॉट ds का जो है सरफेस इंटीग्रल। तो यहां से हम लोग जो है क्या क्या स्टडी किए, आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी हो गया, आपका ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जब यहां से हम लोग यूनिट निकालने का कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम इसका, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं E इक्वल टू F बाय Q। तो यहां से आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इस प्रकार लिखेंगे, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है SI यूनिट हो गया। दूसरा हम एक और SI यूनिट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला हम बताए थे, E इक्वल टू dV बाय dr। dV बाय dr जो अगले चैप्टर में हम लोग जो है स्टडी करेंगे, या सिंपल बोलिए कि V बाय आपका जो कोई भी लेंथ ले लीजिए या R कर लीजिए, ये फार्मूला हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल हम आपको बोले थे क्या, इसे जो है याद रखिएगा। तो यहां से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, वोल्ट पर मीटर। आपका जो है dV पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वोल्ट पर मीटर यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट, यहां से न्यूटन पर कूलम, और जो है यहां से आपका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर यूनिट है। तो जब दूसरे वाले यूनिट को लेंगे, तो ऐसा यूनिट उसका जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो जब इसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों यूनिट को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसी प्रकार जो है इसका एक और ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आपको जो है ये ध्यान में रखना है गॉस थ्योरम को समझने के लिए। हम लोगों ने क्या देखा, एरिया वेक्टर को जो है आपको ध्यान में रखना है। एरिया वेक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन जो डिफाइन किया गया है, प्लेन एरिया के लिए जो है डिफाइन किया गया है, और उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल है। उस पे जो है प्लेन एरिया पे जो है नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम लोग जो है कोई
क्लोज्ड सरफेस एरिया लेते हैं, तो क्लोज्ड सरफेस एरिया के केस में जो एरिया वेक्टर का जो है डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और आउटवर्ड होता है। तो ये पॉइंट को जो है ध्यान में रखना, और एरिया वेक्टर के जो है डायरेक्शन को हम लोग जो है यहाँ पर जो है एन कैप से जो है डिनोट किए थे, वो पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है डिफिनेशन को याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया विच इज हेल्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया विच इज हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एरिया को नॉर्मली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास किया, उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उसके फार्मूला को याद रखना है, फाई ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है, तो फाई ई क्या हो जाता है, ई डॉट डीएस। डॉट प्रोडक्ट में जो जनरल फार्मूला है वो याद रखना है। और उससे भी अच्छा तरीका है कि ये आपका जो सबसे आपका ये जनरल तरीका है, आपका ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में याद रखेंगे। इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस के जो है सरफेस इंटीग्रल को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है आपका जो है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसका जो है वोल्ट मीटर। इतने कॉन्सेप्ट को जब आप ध्यान में रखते हैं, खास करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके ये फार्मूला को जो है, तो गॉस थ्योरम हम लोग बहुत ही इजी तरीका से हम लोग समझेंगे। गॉस थ्योरम में इस फार्मूला का यूज होने वाला है। इसके बाद जो है आपका ये जितना भी गॉस थ्योरम के हेल्प से और भी डेरिवेशन जो भी चीज करेंगे, वहां पर ये फार्मूला यूज होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा जो है गॉस थ्योरम। एरिया वेक्टर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि ये गॉस थ्योरम आपका क्या है। तो गॉस थ्योरम क्या है आपका, ये बाय द वे आपका जो है कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं, उस क्लोज्ड सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो गॉस साइंटिस्ट ने उसके लिए एक फार्मूला दिया, बहुत ही इजी फार्मूला दिया। वो बताया क्या, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फार्मूला से। फाई E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो रहा है। सिर्फ हमें यहाँ पर किस चीज का वैल्यू मालूम होना चाहिए, चार्ज का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर चार्ज का वैल्यू अगर मालूम है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस एरिया है, उसके कारण कितना चार्ज जो है इंक्लोज्ड किया गया है आपका, ये Q1 Q2 Q3 जितना भी है, टोटल चार्ज जो इंक्लोज्ड किया हुआ है, उस टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से अगर डिवाइड कर देंगे, तो इस क्लोज्ड सरफेस का जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग जाएगा। ये इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस था। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जस्ट हम लोग इसके पहले जो फार्मूला क्या देखे हम लोग, ये फाई E इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीएस। E डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ता था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, फिर उसका जो है ये बहुत ही स्मॉल पार्ट में एरिया को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो ये जो दो क्वांटिटी है, इसको जो है कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना थोड़ा सा टीडियस टास्क था आपका ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। फिर जो है जो भी सरफेस एरिया उसका एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन गॉस जो था आपका ये बहुत ही इजी फार्मूला दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ये फार्मूला दिया क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी निकालना है, टोटल चार्ज का वैल्यू निकालना है, और चार्ज को जो है कैलकुलेट करना या मेजर करना बहुत ही इजी होता है कंपेयर टू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया को जो है ये निकालना। तो इसके कारण जो है ये गॉस थ्योरम बहुत ही फेमस हुआ। तो गॉस थ्योरम सिर्फ ये बताता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस एरिया है, उस क्लोज्ड सरफेस एरिया से जो है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसका क्या वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही गॉस थ्योरम होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के लिए जो है निकाला गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एरिया। सिर्फ क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए ही आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डिफाइन किया है आपका गॉस। तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पर लैंग्वेज में लिखते हैं, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एरिया। क्लोज्ड सरफेस से जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये पार्ट को उन्होंने गॉस थ्योरम का फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके,
यहां पर आपको जो है ध्यान रखना है, ये जो Q जो है चार्ज जो है ये टोटल चार्ज है। ये जो अगर जो है क्लोज सरफेस एरिया, इस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर जितना भी चार्ज है, जैसे ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हुआ, तो टोटल चार्ज लेना पड़ेगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना वैल्यू आया उस वैल्यू को यहाँ पर Q के जगह जो है रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। सिर्फ चार्ज के वैल्यू पता कर लेने से आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग जा रहा है। बाकी आपको कोई भी डेटा का जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें मालूम है आपका ये। ओके, अब इस गॉस थ्योरम को हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो हम लोग जो है जब इसे प्रूफ करेंगे, ये फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस क्वांटिटी को प्रूफ करना है। तो सिंपल तरीका से आपको लेकर प्रूफ करना है। क्लास 12 के सिलेबस में यहीं तक है। आप हायर क्लास में जाइएगा, जैसे ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो वहां पर पूरे इसके जनरल कॉन्सेप्ट को लेकर जो है प्रूफ किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंप्लिसिटी को मेंटेन करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा इस फॉर्मूला को और भी हम लोग जो है एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर फाई का वैल्यू तो हम लोगों ने देखा ये, अगर इसको भी इस फॉर्मूला में इंक्लूड कर दे, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरा जो है ये याद रखिएगा। तो इससे आपको फ्लक्स का भी फॉर्मूला याद है, और ये फ्लक्स और जो है ये चार्ज में जो रिलेशन है, फ्लक्स और चार्ज में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम लोग जो है गॉस थ्योरम करते हैं। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं इसे प्रूफ करते हैं। फाई E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से आया, कैसे प्रूफ करना है, वो चीज पे हम लोग आते हैं। टू प्रूव फाई E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हमें प्रूफ करना है जो गॉस थ्योरम है। प्रूफ में हम लोग जो है क्या ले लेते हैं, बाय द वे सपोज कर लेते हैं क्या, कोई एक पॉइंट चार्ज है, बाय द वे ये Q आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए हमें जो है ये चीज प्रूव करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ये चीज प्रूव करना है, यही गॉस थ्योरम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से हम लोग जो है निकालते हैं, आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए आपका ये, तभी हम लोग जो है गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो क्लोज्ड सरफेस अगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो है कैसे गॉस थ्योरम लगाएंगे? अगर बाय द वे क्लोज्ड सरफेस नहीं दिया हुआ है, जैसे ये चार्ज सिर्फ जो है आपका ये स्पेस में कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं कि एक जो है क्लोज्ड सरफेस इसके चारों तरफ है। किसी भी शेप का आप लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं। जो हम लोग इमेजिन किए सरफेस को, क्लोज्ड सरफेस को, वैसे सरफेस को हम लोग जो गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए एक अपने से जो है इमेजिन कर लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस हम जो है इमेजिन कर लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है स्फेरिकल सरफेस ही इमेजिन कीजिए, आप कोई भी इरेगुलर टाइप का शेप, जैसे इस प्रकार का भी ये आप जो है इमेजिन कर लेते हैं, बस क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके जो 12th के सिलेबस के बेसिस पे अगर हम जो है ये स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये चीज प्रूव करना हमारे लिए इजी होता है। वरना हमें जो है इसमें बहुत ही आपको जो है कैलकुलस का हेल्प लेकर जो है इसे प्रूव किया जाता है, तो वो आपके हायर क्लास है, ग्रेजुएशन में है, तो वो चीज आपको सिलेबस में नहीं है। बाय द वे ये स्फीयर है, ठीक है। तो हम इसके LHS वाला पार्ट से चलेंगे। LHS में क्या है, फाई E सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। फाई E अगर जो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर अगर दिखा दे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है फॉर्मूला हम लोग जो है ओरिजिनल में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, इस प्रकार लिखे थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ये जस्ट हम लोगों ने देखा क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर हमें क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो बाय द वे ये स्फीयर है आपका, ये यहां मान लेते हैं क्या, यहां पर कोई स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, बहुत ही छोटा सा स्मॉल एरिया है, जिसे हम लोग जो है ds से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, इस एरिया को आपका। तो इस एरिया का जो है ये डायरेक्शन किधर होगा,
नॉर्मली होगा, और नॉर्मली किधर की तरफ होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया एन कैप बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वैसे में ये स्फीयर जो दिया हुआ है, ये स्फीयर का जो है रेडियस कितना है, स्मॉल आर इसका जो है रेडियस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ आपका होता है, रेडियली आउटवर्ड हमेशा। जैसे इस Q पॉइंट चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर यहाँ पर अगर हम ये चार्ज ले ले, सॉरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले ले, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगा। और ये इस सरफेस एरिया का जो है आपका ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन हो गया। तो हर जगह हम लोग देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये वैल्यू है, और ये एन कैप क्या है, एरिया का जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये दोनों का जो है एक ही डायरेक्शन में है आपका। ये यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ई और एन के बीच में जो है कितना एंगल है आपका, ये 0 डिग्री एंगल है। तो इसको अगर हम मॉडिफाई करें थोड़ा सा, ई डॉट ds को ई ds cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो ये डायरेक्शन जो है, ये एन कैप, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो रहा है आपका। तो हो जाएगा हमारा ई ds cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो ई ds हम लोग यहां पे लिख देंगे। ओके, अब आइए, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, यहां पर s लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण जो है r डिस्टेंस पे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, और ये क्या हो गया, ds हो गया आपका। ओके, ये phi e का वैल्यू आया। अब इसे और भी आगे जो हम जो है ये बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं। तो जब हम यहां पे इसे सॉल्व करेंगे, phi e इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है आपका। ये Q जो पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे जो है वो भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर स्फीयर लिए, उस स्फीयर का रेडियस का वैल्यू जो है फिक्स है। तो इसका मतलब हो रहा है ये पूरा पार्ट जो है क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है आपका। ये तो कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे हम लोग ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, और ये सरफेस इंटीग्रल जो है किसका है, ds का। ये पूरा कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ गया। अब देखिए यहां पर ds हो रहा है, ds का जो है, ये ds क्या है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया का, उस सरफेस स्फीयर का जो है स्मॉल एलिमेंटल एरिया है। ये स्फीयर था हमारा, इसका स्मॉल एरिया को हम लोग जो है ds से जो है रिप्रेजेंट किए थे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है इस स्मॉल एरिया का, इस प्रकार जितना स्मॉल एरिया है सबका जो है एडिशन करना है, सबको जो है इंटीग्रेट करना है। तो पूरे स्फीयर का जो है स्मॉल एलिमेंटल एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता लग जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया जो है किसी भी स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग जो है लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसे जरा हम लोग सॉल्व करें, आर स्क्वायर 4 पाई, तो हमारे पास क्या आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट फाई e। यही चीज हमें प्रूव करना था, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये यही आपका जो है गॉस थ्योरम है, दिस इज द गॉस थ्योरम। तो ये पार्ट हमें प्रूव करना था, दिस इज द गॉस थ्योरम। तो बहुत इजीली प्रूव हो गया, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो है गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द total electric flux through a closed surface is numerically equal to Q by epsilon naught, या phi equal to Q by epsilon naught। इसी फार्मूला को हम लोग जो है गॉस थ्योरम कहते हैं, जहां पर Q जो है क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है आपका ये। और भी अगर इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी फार्मूला को उसमें इंक्लूड कर दीजिए,
फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम हमेशा आपको जो है ये खास करके बोर्ड के एग्जाम में जो है ये पूछता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द गॉस थ्योरम। अगर बाय द वे प्रूफ में आता है तो इस प्रकार आपको जो है लेकर चलना है, सिंपल आपको फिगर बना देना है और डायरेक्ट जो है उसके डेटा को पुट करके आपको प्रूफ कर देना है आपका। ओके, इसमें एक चीज और आपको जो हम जस्ट अभी आपको बताया, क्या ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो आप पॉइंट चार्ज लेते हैं उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर बाय द वे क्लोज सरफेस नहीं है तो आपको एक इमेजिन करके जो है एक क्लोज सरफेस आपके चार्ज के चारों तरफ जो है बनाया जाता है। वो जो हाइपोथेटिकल सरफेस है या इमेजिनरी जो आपका क्लोज सरफेस है, उस हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस को जो है गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा जो है गॉस थ्योरम के बारे में जो है डिस्कशंस। अब इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है कूलम्स लॉ को जो है डिराइव करेंगे। गॉस लॉ का जो है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस है। गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग जो है बहुत सारे आपके जो है ये सरफेस बहुत सारे अलग अलग जो है डिफरेंट शेप के जो है ये डायमेंशन वाले बॉडी के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो उस टॉपिक को हम लोग जो है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।